जी, आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर्स। दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर और दूसरी वेक्टर्स। स्केलर्स क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, यानी कोई नंबर अगर आप उसके साथ लगा देते हैं उसको डिफाइन करने के लिए तो वो कंप्लीटली डिफाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल लेंथ 5 मीटर, जब हम 5 मीटर कहते हैं तो लेंथ जो है कंप्लीटली डिफाइन हो गया कि जी इसकी लेंथ जो है 5 मीटर है। दूसरी क्वांटिटीज हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन्हें डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। यानी वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं दैट पोजेसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी अगर मैं आपसे कहती हूँ कि 5 मीटर चलो, तो ये कंप्लीटली डिफाइन नहीं हुआ कि किस डायरेक्शन को चलना है। जब तक डायरेक्शन नहीं साथ बताऊंगी तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि किस तरफ को आपने 5 मीटर चलना है। तो जब मैं कंप्लीट कहती हूँ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चलें तो फिर आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो जिस इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। पहली जो थी वो डिस्टेंस या लेंथ हम कह सकते हैं, वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जिसमें आपने डिस्टेंस भी बताया और साथ डायरेक्शन भी बताई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैथ्स और इंजीनियरिंग में भी ये यूज होता है। उसके बाद आ जाता है मैग्नीट्यूड। अब मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर का, उसे लेंथ भी कहा जाता है, नॉर्म भी कहा जाता है। और फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है आपके पास ए बी, जी ए, सॉरी ए पता नहीं कैसा डल गया, ए और बी। अगर इसके ऊपर ऐसे लाइन डली हुई है, इस तरह से लाइन, इसका मतलब ये एक वेक्टर है। और अगर मैं इसके इर्द गिर्द ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस डाल देती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। और मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको बता देती हूँ। एक वेक्टर जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका एक तो ये है कि ए बी इस तरह से लिखते हैं। उसके अलावा आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट अच्छा, यहाँ पर मैंने वी के ऊपर कोई डैश नहीं डाली। अगर आप जब लिखें तो आप ये डाल लीजिएगा। यहाँ पर पॉसिबल नहीं था, मुझे डालना मुश्किल लग रहा था इसलिए मैंने नहीं डाला। लेकिन जब भी आपने वेक्टर को लिखते हैं या तो उसे बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करें, तो नोटबुक पे करते हुए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस तरह से, जैसे ए बी के ऊपर लाइन डली है इस तरह से लाइन डाल देते हैं, बार डाल देते हैं। इट मीन्स कि वो वेक्टर है। अब यानी वी अगर एक वेक्टर है तो वी को इस तरह से लिखा जा सकता है, v is equal to x इस तरह से। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जब हम लिखते हैं तो ये वेक्टर है एक्स वाई। इसके अलावा इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एक्स आई प्लस वाई जे। राइट, दो तरह से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा है जब वेक्टर को लिखना है तो हमें दो वैल्यूज की जरूरत है, एक एक्स की और एक वाई वैल्यू की जरूरत है। वेक्टर एक्चुअली ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या है वेक्टर की, कार्टेशियन प्लेन से हम लोग फेमिलियर हैं। इसमें दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। राइट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इन इस कार्टेशियन प्लेन में जो पॉइंट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, वो किस फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब अगर इसमें एक पॉइंट है P
तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? P X Y, राइट? इसमें कोई यहाँ पर पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया कि ये यहाँ पर करके वो पॉइंट है P। अब उस पॉइंट P को जब मैं ज्वाइन कर दूंगी ओरिजिन के साथ, ओरिजिन जो यहाँ पर जहाँ पर ये x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। अगर मैं इस पॉइंट को जब मैं P को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर दूंगी, तो जो रिजल्ट आएगा मेरे पास, उसकी डायरेक्शन होगी O से P की तरफ, उसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। क्या कहेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ P। यहाँ पे P एक पॉइंट था और जब मैंने उसको O के साथ ज्वाइन किया और जो वेक्टर मेरे पास आया जिसकी डायरेक्शन है O से P की तरफ, इसे कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अब P एक पॉइंट है जिसको आप ऐसे लिखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, लेकिन OP जो है वो एक वेक्टर होगा और उसको हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसके कंपोनेंट्स है xi प्लस yj। I कंपोनेंट है x और j कंपोनेंट है y। यानी आपको क्लियरली पता चल गया कि इसका ये वाला एक्सिस जो है x एक्सिस, I जो है वो x एक्सिस के अलोंग होता है, इट इज अ यूनिट वेक्टर, और y जो है वो j जो है वो y एक्सिस के अलोंग होता है, इट्स आल्सो अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ j। यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि v का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करके बताएं, जी v वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है? v इस तरह से आपने इस तरह स्ट्रेट लाइंस में लिख दिया, एंड इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी ये अच्छा नहीं लिखा हुआ, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट? इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके उनका सम ऑफ द स्क्वायर कंपोनेंट्स जो है उसका स्क्वायर रूट लेना है, उससे हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है। ये हो गया। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हैं पेज नंबर 326 पे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेट हमने एक v वेक्टर था, उसको k से मल्टीप्लाई किया, वेयर k इज अ स्केलर, तो k v की जो डायरेक्शन है वो v ही की डायरेक्शन, v की और k v की डायरेक्शन सेम होगी if k इज पॉजिटिव, राइट? If k is positive, then V and KV has same direction. और अगर V K नेगेटिव है तो K और V KV की सॉरी V और KV की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगी। पैरेलल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। पैरेलल वेक्टर, two vectors are parallel if and only if they are non-zero scalar multiple of each other. ठीक है? Two vectors are parallel if and only if they are non-zero scalar multiple of each other. Non-zero
scalar multiple of each other. Right? Vectors parallel कब होंगे? If and only if they are non-zero scalar multiple of each other, then they are parallel. Now addition and subtraction of two vectors, दो vectors का add या subtract कैसे करना है, इसको मैं clear कर देती हूँ. जी उसके बाद है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स. उसके लिए दो मेथड्स यूज होते हैं. एक को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. राइट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, इसके लिए दो लॉज यूज होते हैं. एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. ठीक है, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको क्या कहते हैं, कैसे है ये ट्रायंगल ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या है कि दो वेक्टर्स हैं आपके पास, एक है ए बी और एक है ए सी. दो वेक्टर्स हैं. ये आ गया ए बी. इनिशियल पॉइंट है इसका ए और टर्मिनल पॉइंट है इसका बी. दूसरा वेक्टर इसके साथ ही है इन दोनों के आपने टर्मिनल पॉइंट को जोड़ लेना है. जी, ये दूसरा वेक्टर आ गया हमारे पास ए सी. अब ए बी और ए सी का जो सम है उनका रिजल्टेंट वेक्टर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी वेक्टर और वो किसके इक्वल होगा? इसकी थर्ड साइड के, ट्रायंगल की थर्ड साइड के. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? बी से सी की तरफ. यहाँ पे हमारे पास है ए, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट. राइट, और इनके पोजीशन वेक्टर्स को ए सी या ए बी नाम दे दें या यू और वी नाम दे दें. यहाँ पर इसको मैंने दे दिया है नाम यू का और इसको वी का. इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो होगा u प्लस v. राइट, यानी ए बी एक वेक्टर है, फिर उसका जो टर्मिनल पॉइंट है उससे इनिशियल पॉइंट जुड़ेगा दूसरे वेक्टर का बी सी, और इसके बाद इसकी एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे ए सी, इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा. यानी ए बी प्लस बी सी को सम करके हमारे पास यू प्लस वी आ जाएगा. सब्ट्रैक्शन में इस तरह से कर लेंगे कि ए सी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी सी. तो इसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं. दूसरा लॉ ऑफ एडिशन है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है सबसे पहले अरिस्टो ने यूज किया था टू डिस्क्राइब द कंबाइंड एक्शन ऑफ टू फोर्सेस.
इसमें अगर आपने दो फोर्सेस हैं ए सी और ए बी, अगर आप उन्हें ऐड करना चाहते हैं और वो दो फोर्सेस किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड की हेल्प से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। लाइक एक है ये ए बी आपने बना ली, और अब यहाँ पर जो है हम इसके टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट जोड़ेंगे, इसका ये बन गई दूसरी। अब ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए बी और दूसरा वेक्टर है ए सी। इन दोनों को अगर मैं ऐड करना चाहती हूँ तो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर है, इन्हें सम करके आंसर आएगा वो होगा ए। अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं तो इसका डायगोनल, ठीक है। ये दो वेक्टर्स तो हम सम कर रहे हैं, और इसके बाद ये वाली जो है हम लोग इमेजिनरी पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे ताकि हमारे पास डायगोनल आ जाए। ये मैंने पैरेललोग्राम नहीं है कंप्लीट, पूरी ठीक नहीं बनी, लेकिन आपने इसको पैरेललोग्राम ही समझना है, ठीक है। ये जो है इसका डायगोनल, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया हमारे पास डी। पैरेललोग्राम को जब हमने कंप्लीट किया तो एक पॉइंट हमारे पास फोर्थ कॉर्नर पैरेललोग्राम का आ गया डी। तो जो ए डी है डायगोनल वेक्टर, इट इज द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए बी एंड ए सी। इसे कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। और एक और चीज भी आपको पता चल गई कि जब हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं वेक्टर्स में, तो अगर ए सी इज पैरेलल टू बी डी, इसमें डायरेक्शंस भी मैटर करती हैं। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि दोनों लाइंस ऑपोजिट लाइंस आर इक्वल, अगर उनकी लेंथ इक्वल होगी तो पैरेललोग्राम बन जाएगी, नहीं। अगर आपने उससे पैरेललोग्राम है तो फिर ए सी इज पैरेलल टू बी डी, इसकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। सी बी इज पैरेलल टू ए बी, राइट। सी बी इज पैरेलल टू ए बी। बी सी ए नहीं हम कह सकते, पैरेललोग्राम में डायरेक्शंस भी इसमें ऐसे इसी तरह आपने रखनी है, इसमें मैटर करती है। और इसी तरह सब्ट्रैक्शन जो है वो इसी को यूज करके कर लेते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि लेक्चर का टाइम कम है। जी, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर u। u आपको गिवन है, u इज i प्लस j। यहाँ पर ये सेकंड पार्ट नजर आ रहा है आपको। मैग्नीट्यूड निकालने का मैंने आपको भी तरीका बताया कि i कंपोनेंट का स्क्वायर करना है प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर करना है और उनको फिर स्क्वायर रूट ले लेना है, तो अंडर रूट 2 आ गया। इसी तरह थर्ड पार्ट में u इज इक्वल टू 3 - 4 है। अगेन इसके कंपोनेंट वेक्टर को लिखने का तरीका है, यहाँ पर i प्लस j की फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर ब्रैकेट्स में लिखा है, लेकिन ये दोनों वेक्टर्स हैं। यहाँ पर 3 इसका i कंपोनेंट है, -4 j कंपोनेंट है। इस तरह इसको स्क्वायर किया, सम किया और आपने आंसर निकाल दिया, राइट। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स a b and c d गिवन द 4 पॉइंट्स a b c and d।
ए बी सी और डी पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने ए बी प्लस सी डी फाइंड करना है। उसके लिए पहले हमें ए बी फाइंड करना पड़ेगा, सी डी फाइंड करना पड़ेगा, देन हमने उनको ऐड कर देना है। ए बी आपको मेथड सिखाया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पी क्यू फाइंड किया था, इस तरह ए बी फाइंड करना है। इसमें मेथड क्या है इसका, ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 1i प्लस 0 माइनस इंटू माइनस 1 प्लस यानी 0 प्लस 1j। बी के कंपोनेंट में से ए के कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को माइनस करना है। आई में से आई वाला कंपोनेंट यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, 0 में से माइनस 1 को माइनस करेंगे तो वो 0 प्लस 1j आ जाएगा। ये आ गया ए बी। इसी तरह सी डी, जो बाद वाला पॉइंट है उसमें से पहले वाले पॉइंट को माइनस करते हैं, -2 + 1 एंड 2 - 3j। इसको सॉल्व करके लिख लें, आई वाली टर्म्स को ऐड कर लें, जे वाली टर्म्स को ऐड कर लें, एंड आंसर इज 0। 0i + 0j इज अ नल वेक्टर। अच्छा, ये 0 का मतलब ये नहीं है कि ये 0.0 है या नंबर 0 है। इसका जब आप इसके नीचे ऐसे लाइन डाल देते हैं या इसको बोल्ड करके लिख देते हैं, इट मीन्स ये एक वेक्टर है विच इज 0i + 0j, और इसको इस तरह 0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर from the point A to the origin where AB is equal to 4i - 2j and B is the point -2 और 5। पॉइंट B गिवन है, AB वेक्टर गिवन है, हमने A फाइंड करना है। तो हम सपोज करेंगे given that AB is equal to 4i - 2j, B is -2 5 है, origin हमें पता है 0 0, because AB is equal to OB minus OA, राइट। ए बी इसी तरह भी पिछले क्वेश्चन में भी फाइंड किया है। ए बी क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करना है, तो ओ बी माइनस ओ ए आ जाएगा। ये होता है, फॉर्मूला है। तो फिर ए बी इज इक्वल टू ओ बी प्लस ए ओ लिखा जा सकता है, क्योंकि जब डायरेक्शन चेंज करते हैं तो वेक्टर नेगेटिव से रिप्रेजेंट होता है, तो ये माइनस की जगह फिर प्लस आ जाएगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ए बी माइनस ओ बी इज इक्वल टू ए ओ, और ए ओ को फाइंड करने के लिए ए बी माइनस ओ बी की वैल्यूज पुट करेंगे। ओ बी अब क्योंकि ओरिजिन ही से है तो वो -2i + 5j वेक्टर आ जाएगा, और इसको आपने माइनस किया और आंसर आपका आ गया 6i - 7j। और यही हमने फाइंड करना था, वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट ए टू द ओरिजिन। ये ए से ओरिजिन की तरफ वेक्टर है, ओरिजिन से ए की तरफ नहीं है, ए से ओरिजिन की तरफ है, इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।